कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है और ये ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं जिन्हें लेकर सवाल तो बहुत होते हैं मगर जवाब किसी के भी पास नहीं होता है। ऐसा ही एक केस है नोएडा का आरुषि हेमराज हत्याकांड। ये केस को आज कई साल हो गए हैं मगर ये आज भी इतना ही अनसुलझा हुआ है जितना वो वारदात के पहले दिन था। तो आइए शुरू करते हैं इस डबल मर्डर मिस्ट्री को समझने की। आरुषि तलवार मर्डर केस एक ऐसा मर्डर केस है जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी बातें बाहर आई थी मगर उनमें से कौन सी सही थी या कौन सी बात पर यकीन करना चाहिए वो आज तक समझ नहीं आया है। आरुषि तलवार डेंटिस्ट डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की इकलौती बेटी थी। शादी के कई सालों तक राजेश और नुपुर को बच्चे नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने IVF के जरिए आरुषि को कंसीव किया था। यही वजह थी कि वो अपनी बेटी आरुषि से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आरुषि तलवार का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। आरुषि दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी जबकि ये लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 25 के जलवायु विहार के एक अपार्टमेंट में रहते थे। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नुपुर नोएडा के सेक्टर 27 में एक साथ अपना क्लिनिक चलाते थे। वो लोग फोर्टिस हॉस्पिटल में भी मरीजों को देखते थे। डॉक्टर राजेश वहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट के हेड थे। नुपुर और राजेश के एक करीबी दोस्त प्रफुल्ल और अनीता दुर्रानी ये कपल भी डेंटिस्ट थे। इन लोगों ने साथ मिलकर नोएडा में एक क्लिनिक शुरू किया था। तलवार फैमिली का एक लिव इन कुक भी था जो नेपाल के धारापानी गांव का था और उसका नाम हेमराज था जिन्हें यम प्रसाद बंजाड़े के नाम से भी जाना जाता था। 15 मई 2008 नुपुर ने सुबह 9 बजे से 1 बजे तक अपनी क्लिनिक पर काम किया और 1:30 बजे आरुषि को स्कूल से लेकर घर आई। वहाँ पर वो लोगों ने खाना खाया और फिर वापस नुपुर अपनी क्लिनिक पर लौट गई। नुपुर करीबन 7:30 बजे अपने घर वापस आई। रात के करीबन 9:30 बजे राजेश अपने ड्राइवर उमेश शर्मा के साथ घर वापस आया। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम थी, इसलिए ड्राइवर ने राजेश को उतारा और पास ही में नुपुर के पेरेंट्स रहते थे, वहाँ पर वो गाड़ी पार्क करने चला गया। जब उमेश गाड़ी की चाबियां और राजेश को बैग देने वापस उनके घर आया तब उसने देखा कि आरुषि और नुपुर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं और राजेश भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था। उमेश बाहर का एक अकेला ऐसा इंसान है जिसने उस वक्त आरुषि और हेमराज को जिंदा देखा था। अकॉर्डिंग टू तलवार कपल, रात को खाना खाने के बाद वो लोग आरुषि के कमरे में गए और आरुषि को सोनी DSC W130 डिजिटल कैमरा दिया जिसे देखकर आरुषि बहुत खुश हुई। राजेश ये कैमरा आरुषि को उसके बर्थडे यानी 24 मई को देना चाहता था मगर नुपुर की मनाने की वजह से उसे एज अ प्री बर्थडे गिफ्ट 15 मई को ही आरुषि को दिया। उस कैमरे से वो लोग ने कई पिक्चर्स क्लिक किए। लास्ट पिक्चर 10:10 पे ली गई थी। फिर उसके बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले गए। रात के करीब 11 बजे राजेश अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उनका इंटरनेट राउटर इतना पुराना हो गया था कि वो बार बार अपने आप बंद हो जाता था। जब राजेश लैपटॉप पे काम कर रहा था तब भी राउटर बंद हो गया। राजेश ने नुपुर से राउटर को ऑन करने के लिए बोला। राउटर आरुषि के रूम में था, इसलिए नुपुर ने आरुषि के रूम की चाबियां ली और राउटर ऑन करने उसके कमरे में गई। जब वो आरुषि के रूम में गई तब आरुषि चेतन भगत की एक बुक पढ़ रही थी। नुपुर ने राउटर ऑन किया और आरुषि के कमरे को बंद करके वापस अपने रूम में लौट गई। राजेश अपने लैपटॉप पर ईमेल्स चेक कर रहा था और रात के 11:45 तक इंटरनेट उस लैपटॉप से कनेक्ट था। कहानी को अच्छे से समझने के लिए घर की थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तलवार कपल का घर 1300 स्क्वायर फुट का था जहाँ एक ड्राइंग रूम और एक नौकरों का क्वार्टर था जहाँ हेमराज रहते थे। एक मास्टर बेडरूम था जहाँ राजेश और नुपुर रहते थे और बगल वाला कमरा आरुषि का था। इस अपार्टमेंट में 3 डोर थे। सबसे बाहर एक ग्रिल वाला गेट था, उसके बाद दूसरा जालीदार गेट था और उनके घर का मेन डोर लकड़ी से बना हुआ था। हेमराज जिस कमरे में रहता था उस कमरे के 2 दरवाजे थे जिनमें से एक घर के अंदर और एक घर के बाहर 2 गेट के बीच खुलता था। 16 मई 2008 तलवार कपल के घर पर साफ सफाई करने के लिए एक मेड आती थी जिसका नाम भारती मंडल था। हर रोज की तरह उस दिन भी सुबह 6 बजे के करीब भारती अपने काम पर आई और घर में आने के लिए उसने बेल बजाई। यूजुअली सुबह बेल बजाने पर हेमराज ही घर का दरवाजा खोलता था क्योंकि तलवार कपल अपनी जॉब की वजह से लेट सोकर उठा करते थे। मगर उस दिन एक बार बेल बजाने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए भारती ने वापस बेल बजाई। भारती ने जब 3 बार बेल बजाई तब नुपुर की आंख खुली। उसने मेन डोर खोला और बीच वाले दरवाजे से बताया कि ये
दरवाजा बाहर से बंद है। उसने सोचा कि हेमराज बाहर दूध लेने गया होगा, इसलिए उसने भारती को हेमराज के आने तक का वेट करने के लिए बोला। जबकि भारती एक से ज्यादा घरों में काम करती थी, इसलिए उसे लेट हो रहा था। उसने नुपुर से कहा कि आप पीछे बालकनी से चाबी फेंक दो, मैं बाहर से दरवाजा खोल के अंदर आ जाती हूँ। जब वो चाबियां लेने नीचे गई, तब भी नुपुर ने उसे कहा कि वो गेट को खोल कर देखे, वो शायद लॉक नहीं है। मगर भारती वापस चढ़कर ऊपर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने नुपुर को चाबियां नीचे फेंकने के लिए फोर्स किया। इसी बीच राजेश भी उठ चुका था। जब वो अपने कमरे से बाहर आया, तब उसने डाइनिंग टेबल पर एक खाली विस्की स्कॉच की बोतल देखी, जिसे देख के वो घबरा गया। उसने नुपुर से इस बारे में पूछा, मगर नुपुर भी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। राजेश हड़बड़ाया और झट से वो आरुषि के कमरे की ओर बढ़ा। आरुषि का कमरा सिर्फ चाबी की मदद से अंदर या बाहर से ही खोला जा सकता था, मगर जब वो लोग आरुषि के कमरे के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कमरा थोड़ा खुला हुआ है। जब वो लोग कमरे के अंदर गए, तब उन्होंने आरुषि की डेड बॉडी को बिस्तर पर पड़ा देखा। ये देखकर राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, जबकि सदमे के कारण नुपुर वहीं सुन्न खड़ी रही। इसी दौरान भारती भी पहले गेट तक आ चुकी थी। पहला गेट भारती का हल्का धक्का लगने की वजह से ही खुल गया। उसे खोलने के लिए चाबी की भी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि दूसरे गेट की कुंडी लगी हुई थी, वो गेट भी बंद नहीं था। भारती ने कुंडी खोली और वो अंदर चली गई। जब वो अंदर पहुंची, उसने देखा कि राजेश और नुपुर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। नुपुर ने भारती को आरुषि के कमरे में आने के लिए कहा। आरुषि की बॉडी के ऊपर एक ब्लैंकेट था। जब वो नुपुर ने हटाया तो भारती ने देखा कि आरुषि का गला कटा हुआ है। वो फौरन दौड़ते दौड़ते बाहर गई और अपार्टमेंट वालों को इन्फॉर्म किया कि आरुषि मर चुकी है। उसने नुपुर से काम करने के लिए पूछा। नुपुर के मना करने पर वो वहाँ से चली गई। नुपुर और राजेश आरुषि के मर्डर के लिए बराबर हेमराज को दोषी ठहरा रहे थे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को बुलवाया। उसी अपार्टमेंट में रहने वाले पुनीश राय टंडन ने इस केस के बारे में पुलिस को बताने के लिए उस बिल्डिंग के वॉचमैन वीरेंद्र सिंह को कहा। जब पुलिस पहुंची, तब तक लिविंग रूम में ऑलरेडी 14-15 लोग थे और आरुषि के कमरे में 5-6 लोग थे। उन्होंने घटना स्थल को पूरी तरह कुचल कर रख दिया था, यहाँ तक कि वहाँ मीडिया वाले भी पहुँच चुके थे। हेमराज का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए पुलिस और घर वाले उसे ही मर्डर का दोषी समझ रहे थे। पुलिस ने सुबह 8:30 बजे के करीब आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा। उसके साथ राजेश के भाई दिनेश तलवार, उनका ड्राइवर उमेश शर्मा और राजेश का बचपन का दोस्त अजय चड्डा कांस्टेबल के साथ गए। उसके ऊपर जो बेडशीट थी, उसे भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया। दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास आरुषि की बॉडी को घर पर लाया गया और उसे बर्फ की सिल्ली पर लेटाया गया और 4 बजे के आसपास आरुषि की डेड बॉडी को शमशान घाट ले जाया गया। सब क्रियाक्रम होने के बाद सब लोग जब घर आए, तब डॉक्टर राजेश घर की साफ सफाई करवाने के लिए बड़ी हड़बड़ी मचा रहे थे। आरुषि की बॉडी जिस बेड पर थी, उसकी मैट्रेस में से काफी बदबू आ रही थी, इसलिए उसे छत पर सुखाने का सोचा। लेकिन राजेश की छत पर लॉक था और उसकी चाबी मिल नहीं रही थी, इसलिए मैट्रेस को बगल वाले घर की छत पर डाल दिया। दूसरी ओर हेमराज का कोई पता नहीं था, इसलिए उस पर सबका शक बढ़ता ही जा रहा था। जो लोग मैट्रेस ऊपर डंप करने गए थे, उसमें से किसी ने पुलिस को बताया कि छत के डोर पर और उसके लॉक एंड हैंडल पर कुछ खून के निशान थे, मगर पुलिस की लापरवाही की वजह से उस खून के निशान को कई दिनों तक फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेजा नहीं गया था। 17 मई की सुबह आरुषि के पेरेंट्स उसकी अस्थियों को गंगा नदी में बहाने के लिए घर से निकले। राजेश का दोस्त के गौतम एक्स पुलिस ऑफिसर था। जब वो उसके घर पर आया तो उसने आरुषि और हेमराज के कमरे की तलाशी ली। उसी दौरान उसे छत वाली बात पता चली और वो छत की तलाशी लेने पहुंचा, मगर अब भी छत की चाबी मिल नहीं रही थी। इसलिए गौतम ने ये केस हैंडल कर रहे ऑफिसर को कॉल करके छत की तलाशी लेने के बारे में बताया और जब छत का ताला तोड़कर अंदर गए तो छत पर घसीटने के और खून के निशान मिले और करीब 10:30 बजे के आसपास खून में सनी हुई एक लापता बॉडी मिली। पुलिस ने फौरन राजेश और नुपुर को बुलवाया, जो हरिद्वार के लिए निकल चुके थे। इनमें से किसी ने भी उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया, यहाँ तक कि जब राजेश लौट कर आया तो उसने भी बॉडी को पहचानने से इनकार कर दिया था। बाद में वहाँ खड़े हेमराज के एक दोस्त ने उसकी लाश को पहचाना और बताया कि ये हेमराज की ही डेड बॉडी है। अभी तक आरुषि के मर्डर का इल्जाम जिस शख्स पर था, उसी शख्स की डेड बॉडी पुलिस को बरामद हो चुकी थी। पुलिस ने हेमराज की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरुषि और हेमराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें दोनों की मौत करीब रात के 12 से 2 बजे के बीच हुई होगी, वैसी जानकारी मिली और दोनों के सर पर एक ही हथियार से वार किया गया था और दोनों के गले के 1 इंच डीप कट करके
करके बड़ी सफाई से काटा गया है। पुलिस ने अनुमान लगाया कि उनके सर पर जो चोट के निशान हैं, वो नेपाली लोगों के पास पाई जाने वाले खुखारी का है। यूपी पुलिस ने तुरंत ही घेराबंदी की और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सबूत लेने बुलाया गया। तब 90% सबूत नष्ट हो चुके थे। हेमराज की लाश का ऐसे मिलना पुलिस के लिए शर्म की बात थी। उसके बाद पुलिस कई लोगों को शक की नजर से देखने लगी। पुलिस ने इस मर्डर के लिए कई लोगों पर शक किया। 19 मई को पुलिस ने तलवार कपल के घरेलू नौकर विष्णु शर्मा को सस्पेक्ट किया। विष्णु पिछले 10 सालों से तलवार कपल के घर पर काम कर रहा था। वो जब भी छुट्टियों के लिए गाँव जाता तब वो अपनी जगह किसी और को काम पर रख के जाता। इस बार भी जब वो अपनी छुट्टियों में गाँव गया तब उसने हेमराज को काम पर रखा था। जब वो वापस नौकरी पर आया तो तलवार कपल ने उसे नौकरी पर से निकाल दिया और हेमराज को परमानेंट घर पर रख लिया था। इसलिए नाराज विष्णु ने हेमराज की हत्या कर दी और आरुषि ने उसे देख लिया होगा, इसलिए आरुषि की भी हत्या कर दी। ऐसा शक पुलिस को होने लगा। 21 मई को दिल्ली पुलिस भी यूपी पुलिस के साथ जांच में जुड़ गई। इस वक्त तक पुलिस के साथ मीडिया भी आरुषि के मर्डर केस में उसके पेरेंट्स को अपराधी मानने लगे। उसके कई कारण थे। आरुषि और उसके पेरेंट्स के कमरों के बीच काफी दूरी नहीं थी, तो क्या उनकी बेटी का मर्डर हो गया और उनको पता ही नहीं चला? आरुषि का कमरा लॉक था और वो सिर्फ चाबी की मदद से खोला जा सकता था, और वो चाबी उस वक्त नुपुर के पास से कैसे गायब हो गई? जब हेमराज की बॉडी मिली तब राजेश ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। गुरुदर्शन सिंह जो उस वक्त इस केस को हैंडल कर रहे थे, उनके मुताबिक राजेश का अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर अनीता के साथ अफेयर था और उसका पता हेमराज को चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। एक और बयान पुलिस की तरफ से ये भी आ रहा था कि राजेश ने अपनी बेटी आरुषि और हेमराज को ऐसी कंडीशन में पाया था कि वो अपना गुस्सा काबू न कर सका और गुस्से में आके उनका मर्डर कर दिया। अकॉर्डिंग टू तलवार कपल, पुलिस ने आरुषि और हेमराज के अवैध संबंध और राजेश का अपनी कलीग के साथ अफेयर होने वाली बात राजेश के क्लिनिक पर काम करने वाले कृष्णा ठडराई ने बताई थी। राजेश ने कहा कि हत्या के 2 दिन पहले इसकी कृष्णा के साथ गलत डेंटल कास्ट बनाने की बात पर आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। तब कृष्णा ने कहा था कि वो राजेश से निपट लेगा। 16 मई की सुबह जब हेमराज का फोन जलवायु विहार में था तब कृष्णा उसी इलाके में था। 7 जून को कृष्णा को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उस पे शक था। सीबीआई टीम ने कृष्णा के घर की तलाशी ली तो वहाँ खून से सनी कुकारी और पेंट के साथ एक पिलो कवर भी था। उन्होंने कृष्णा का नार्को टेस्ट करवाया। उसमें कृष्णा ने डॉक्टर राजेश और अनीता के बीच अफेयर वाली बात को एक्सेप्ट किया और उसने भी वही कहानी वापस दोहराई। उसने अपने नार्को टेस्ट में दूसरे हत्यारे की भी बात की थी जो दुर्रानी के घर के नौकर राजकुमार थे। पुलिस ने उसकी भी जांच शुरू कर दी थी। हेमराज, कृष्णा और राजकुमार तीनों ही नेपाल से बिलोंग करते थे और वो तीनों विष्णु को जानते भी थे। इस केस में बहुत लोगों पर शक किया गया और बहुत सबूत जोड़े गए, मगर शुरुआती वक्त पर जो पुलिस की लापरवाही हुई थी, इसकी वजह से किसी भी सबूत पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता था। आरुषि की रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। ये मामला एक सीबीआई टीम से दूसरी सीबीआई टीम को सौंपा जा रहा था, मगर इस केस का कुछ नतीजा निकल कर नहीं आ रहा था। फिर से इस केस का शक उसके पेरेंट्स पर आया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरुषि की हाइमेन टूट गई थी और उसके साथ जबरदस्ती की गई हो, मगर राजेश के भाई दिनेश ने इस बात को रिपोर्ट में डालने से मना किया था। ऐसी बातें भी बाहर आ रही थी। 25 नवंबर 2013 को एक विशेष सीबीआई अदालत ने तलवार कपल को दोषी बताया। उस अदालत के जज श्यामलाल ने कहा कि कपल को मर्डर के सबूत मिटाने और जांच को गुमराह करने के आरोप में दोषी पाया जाता है और 26 नवंबर 2013 को डबल मर्डर केस में इस कपल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने इस कपल को सभी आरोप से मुक्त किया और कहा कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं है और बस शक के बेसिस पर उनको आजीवन कारावास की सजा नहीं दे सकते हैं। आरुषि और हेमराज डबल मर्डर केस आज भी एक अनसॉल्व्ड केस ही है। आज तक कोई भी इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाया है कि उनके मर्डर के पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या वाकई में एक 14 साल की बच्ची का 45 साल के मर्द के साथ अवैध संबंध हो सकते हैं? क्या सही में राजेश ने उन्हें गलत हालात में देखकर उनका मर्डर कर दिया या फिर कुछ और वजह थी? पहले आरुषि को मारा होगा या हेमराज को? हेमराज का मर्डर आरुषि ने देख लिया होगा इसलिए उसका भी मर्डर हो गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हुआ होगा उस मासूम बच्ची के साथ? और वो मेड हेमराज, उसकी क्या गलती रही होगी? वो तो बस कमाने के लिए अपना गाँव छोड़कर दिल्ली आया था। आप अपना पॉइंट
हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इस बारे में भी जरूर कमेंट करके बताएं।